जीएस फॉर यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पहला पेपर जो है दे रहे हैं और इस तरह से सुपर 30 की 30 क्लास दी जाएगी और 30 क्लास में से हर प्रश्न आएगा। आते हैं, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की अधिकता के कारक। आपको मालूम होगा कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की अधिकता है। हालांकि गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत में होता है लेकिन चीनी का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। उसका क्या कारण है? नंबर एक, गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा। आप ही बताइए, उत्तर भारत के गन्ने में सुक्रोज की कम मात्रा होती है और जबकि दक्षिण भारत के गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा होती है और सुक्रोज के कारण ही गन्ने में मीठापन होता है। लंबे समय तक पेराई का मौसम। उत्तर भारत में कम समय जो है पेराई का होता है लेकिन दक्षिण भारत में लंबे समय तक पेराई का मौसम रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत से हमारे यहाँ भी जब आप गर्मी में गन्ने का जूस पीते हैं तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गन्ने आते हैं, मोटे मोटे गन्ने, उनको आप देखे होंगे और वहाँ पे बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं हमारे उत्तर भारत की तुलना में। समुद्र से निकटता अर्थात तापांतर कम। समुद्र से दक्षिण भारत के जो भी एरिया है वो प्रायद्वीपीय भारत है, समुद्र से निकटता है, वहाँ तापांतर कम है और दक्षिण भारत में काली मृदा पाई जाती है, जल की मात्रा को जो बनाए रखती है। इस नाते ये वो सारी चीज़ें हैं जो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की अधिकता के कारण हैं। अब संबंधित प्रश्न है, आपको आ रहा है कि नहीं? उत्तर भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य। उत्तर भारत की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये उत्तर भारत में है। उत्तर भारत, बिहार, पंजाब, हरियाणा। अगर आप नक्शा की जानकारी रखते होंगे तो विंध्याचल पर्वत के नीचे जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है आपके दोनों गन्ने के उत्पादक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हम ले लेते हैं मध्य भारत में। इसको हम कहाँ पे ले लेते हैं? मध्य भारत में ले लेते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और दक्षिण भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब गन्ने की पेराई जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती, यहाँ गन्ने नहीं मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और कर्नाटक से गन्ने आते हैं, क्योंकि गन्ने का जूस इस समय का जो है शहरों का महत्वपूर्ण बिजनेस है। भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आप कहेंगे भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद मध्य भारत में महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृदा क्षरण की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए, उच्च क्वालिटी, क्योंकि आज जीके नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों से जीएस पूछी जाएगी, कई तथ्य दिए रहेंगे, उन तथ्यों में से आपको डिसीजन लेना रहेगा और आप उच्च वेतनमान के लिए प्रयासरत हैं। मृदा क्षरण समस्याओं को नियंत्रित करने के उपाय, सबसे पहले होता है वनीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट है कि भैया अगर मृदा अपरदन न हो, मृदा का क्षरण न हो, तो वन को लगाएं और वनों की कटाई जो है कम करें। अब वन जो है मिट्टी को बांधे रखता है। जो अतिचारण है अर्थात पशुओं से के द्वारा मैदानों की अत्यधिक चराई न हो, अतिचारण को रोकना। जल प्रवाह को धीमा करने के लिए बांध बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ढलान वाले क्षेत्रों में, जैसा कि आप जानते हैं, असम हुआ, मेघालय हुआ, उत्तराखंड हुआ, जहाँ पे ढलान है उन क्षेत्रों में सीढ़ीदार या पट्टीदार खेती और उसके बाद समोच्च रेखा के समानांतर जुताई, ये वो महत्वपूर्ण कारण हैं जो मृदा क्षरण की समस्या को नियंत्रित करते हैं। तो कौन कौन है भैया? पहला वनीकरण, दूसरा अतिचारण को रोकना, तीसरा जल प्रवाह को धीमा करने के लिए बांध बनाना,
चौथा जो है ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार या पट्टीदार खेती, और पांचवा है समोच्च रेखा के समानांतर जुताई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक अस्थाई परितंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अस्थाई परितंत्र, परितंत्र वो होता है जहां अजैविक और जैविक घटक का मिलन होता है, वह महासागर है। सर्वाधिक अस्थाई परितंत्र महासागर है। महासागर क्यों अस्थाई परितंत्र है? पहला, प्राकृतिक तरल खारा पानी जो ऑक्सीजन को घोले रखता है। आप ही बताइए, महासागरों में खारा पानी पाया जाता है और खारा पानी में ऑक्सीजन जो है घुला रहता है। इस नाते और पेड़ पौधे और को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए मछलियों को प्राप्त जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और बीओडी की मात्रा जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जो है एकदम सेम रहती है। बफरिंग क्रिया, बफर विलयन आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब केमिस्ट्री में आएंगे तो हम बता देंगे। बफरिंग क्रिया तापमान और जलवायु को नियंत्रित करती है। अब प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा साम्य अवस्था जो है अगर रखती है तो महासागर में रखती है। और आपको मालूम है कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र, आप याद कर लीजिएगा, महासागर। इसके कारण भी हुए। संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया था 1935 ईस्वी में। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। खुद बताइए कि पारिस्थितिक से परितंत्र तक पहुंचने में 1866 से देखा जाए तो इधर जो है लगभग 34 साल और 35 साल, 69-70 साल लगे पारिस्थितिकी से जो है परितंत्र। परितंत्र को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। परितंत्र जो है जैविक और अजैविक घटकों का मिलन है। जैविक घटक का मतलब होता है सभी जीव, सभी जंतु और वनस्पतियां। जैविक घटक का मतलब होता है सभी जंतु व वनस्पतियां, यह आपको याद रहेगा। अजैविक घटक वे होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जिसमें अजैविक घटक जो जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, और सभी जो है तत्व हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, लोहा, ये सारी चीजें। तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में, परितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में, और सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र महासागर। अब चलते हैं, अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? फसल गहनता अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 180-90% तक रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। और आपको अगर कहा जाएगा शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार जो है, विरुद्ध रक्षा का अधिकार जो है, रक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है शोषण। इसमें मनुष्य का क्रय विक्रय का रोक और उनसे जो है बेगारी न करवाई जाए। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है, और उत्तर प्रदेश सरकार 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह से मुक्त रखने का लक्ष्य रखी है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इधर तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम, जनगणना 2011 में जो हुई उसमें जनसंख्या के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहाँ की है? आप कहेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है। अगर आपको याद नहीं होगा तो हाँ,
उम बिप, उम बिप याद कर लीजिएगा, आपको उम बिप इस तरह से भी कोडिंग होती है, उम बिप, उम बिप, उम बिप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम जनसंख्या वाले भारतीय राज्य, अधिक वाले हम पढ़ चुके हैं, अब कम वाले आप एकदम याद नहीं होता है। सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो सिम अगोना, सिम अगोना, अगोना, सी से सिक्किम, सिमी अगोना, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश, ग से गोवा और न से नागालैंड, ये सबसे कम जनसंख्या वाले भारतीय राज्य हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आर्थिक योजना की सूची में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन जिसको कहते हैं। आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन जो है भारत के 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में आती है। आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आती है। तो आप समवर्ती सूची, अब इससे संबंधित प्रश्न भी है। समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? समवर्ती सूची जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है और समवर्ती सूची का अर्थ है वह सूची जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, वह समवर्ती सूची कहलाती है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से है? तो आप कहेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विफलता के जवाब में था? बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में शुरू किया गया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में शुरू किया गया था। ये आंदोलन किसने शुरू किया था? आप कहेंगे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? आप कहेंगे करो या मरो। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए थे? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। अब संबंधित प्रश्न, अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? आप कहेंगे 1918 ईस्वी में। हालांकि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था और भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी का संभवतः लास्ट आंदोलन था 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता के पहले 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च गांधी ने कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930। ये महत्वपूर्ण देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? आप कहेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था और ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया था। अगर चौरी चौरा कांड नहीं हुआ होता 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण उनको असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा, भारत उस समय ही आजाद हो गया होता। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो एक बार गांधी जी के सारे आंदोलनों को हम लोग देख लें। हाँ, तो सबसे पहले कौन था? चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, और दांडी मार्च के बाद जो है नमक बना के उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने शुरू किया था।
तो ये सारे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1942, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो करड़ी में 3 सेमी भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल। तो समखटभुज का मतलब समखटभुज 6 भुजाओं से निर्मित रहेगा और 6 भुजाएं लगभग बराबर होंगी। तो भैया समखटभुज जो है ये 6 भुजाओं से निर्मित है और 6 भुजाएं लगभग बराबर हैं। ये सवाल एक बार और हम बता चुके हैं और एक बार फिर, यह बीच का केंद्र है। तो आप देख रहे हैं कि 6 जो है समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। यदि यहाँ पे ये है तो सबका माप जो है क्या होगा, ए होगा, सबका माप ए होगा। तो यहाँ पे ए बराबर 2 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। समखटभुज का क्षेत्रफल, समखटभुज का क्षेत्रफल, सब भुजाएं बराबर हैं भैया। समखटभुज का क्षेत्रफल, अगर सब भुजाएं आप बराबर बराबर खींचेंगे ना तो बीच में भी जो त्रिभुज आएगा वह सब समबाहु त्रिभुज मिलेगा। तो समखटभुज का क्षेत्रफल 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 6, 6 गुणे 6 समबाहु होगा ना, तो 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए कैसे समबाहु, पहला समबाहु हो जाएगा सब भुजाएं बराबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे प्रत्येक बच्चे को मालूम है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ नहीं भैया, कड़ी में 3/4 ए का मान जो है हम लिखेंगे 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है, 6 गुणे करड़ी में 3/4 और 2 का वर्ग जो है क्या होगा भैया, 4 होगा, और करड़ी में 3 का 9 होगा, करड़ी में 9 तब भी 3 होगा, और करड़ी का वर्ग होता है तो करड़ी फ्री हो जाता है। तो देखिए ना, 6 त्रिके 18, 18 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको आकृति समझना है। आकृति का मतलब कि जिस भुजा से बनेगा समखटभुज, और समखटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम आसान है, एकदम इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 61, 51, 53, 33, 47, 41 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो बड़ा आसान होता है। आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भैया, दिए गए पद में 33 है, 33 के बाद क्या है आप कहेंगे सर 41 है, 41 के बाद क्या है आप कहेंगे 47 है, 47 के बाद क्या है आप कहेंगे 51 है, 51 के बाद क्या है 53 है, 53 के बाद क्या है 66 है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, यन बराबर कितना हो गया 6, 6 ये सम संख्या है, यन बराबर 6 सम। इसके लिए माध्यिका का अलग सूत्र रहता है। माध्यिका का सूत्र होता है, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। बड़ा आसान है, n/2 का मतलब 6/2वां पद, 6/2वां पद प्लस
6/2 प्लस 1वां पद और टोटल के बटा 2। 6/2 का मतलब 3वां पद, 6/2 मतलब 3वां पद और 6/2 मतलब 3, 3 प्लस 1 4वां पद, 4वां पद बटा 2। तीसरा पद क्या है भैया? तीसरा पद बड़ा आसान है, 47 है और चौथा पद क्या है? 51 है बटा 2। 7 1 कितना हो गया? 8, 5 4 कितना हो गया? 9। तीसरा पद क्या है? 47 और यह 51, दोनों को जोड़ देंगे 98/2, यह 49। कंपटीशन में जब पूछा जाएगा तो बीच वाला ही ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो उस स्थिति में जो है आपका आंसर क्या आया? 49। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है बहुत, लेकिन एक जो है आपके मन में इसका जो है एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। 6 वस्तु का क्रय मूल्य, 6 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य। मानना x नहीं है, मानना इन दोनों के लसअप है। 6 व 4 का लसअप क्या होगा? 12। अब देखिए 6 वस्तु का क्रय मूल्य 12 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहाँ से इसकी तुलना करना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, आप कहेंगे कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 6 वस्तु का क्रय मूल्य या 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है, 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 12 है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 12/6, इसको काट देंगे तो कितना हो गया? 2 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12/4 कितना हुआ? 3 रुपया, 3 रुपया हुआ। आप खुद बताइए, 2 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में बेचे तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ भैया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होता है? जब बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होता है। 3 - 2 कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ परसेंट का सूत्र होता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है भैया? 1 है। क्रय मूल्य ये मानेंगे, ये है दिया है 1/2 गुणे 100, काट देंगे भैया 50, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 50%। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए इस सवाल को। यदि 6 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यक्स पे भी लगेगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इस नाते इन दोनों के लसअप के बराबर मूल्य मान लीजिए। 6 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 4 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन मानना है तो इन दोनों के लसअप के बराबर मान लीजिए 12। इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि 6 वस्तु का क्रय मूल्य 12 है, इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 12/6, 12/6 मतलब 2 रुपया। 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12/4 अर्थात 3 रुपया। लाभ कितने का हुआ भैया? 2। एक वस्तु 2 रुपया में खरीदे, 3 रुपया में बेचे तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 1/2 गुणे 100 काट दिए 50 हुआ, 50%। आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन हुए, लेकिन ये सुपर 30 है। इसमें टोटल क्वेश्चन अगर गिनेंगे तो 30 प्रश्न आएंगे और यहाँ आपके मेंस के लिए भी, मेंस में भी ऐसे ही लिखा जाएगा अगर पेपर का प्रारूप कहीं बनता है। तो इस स्थिति में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।